हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारा शुरू जो सेशन होगा वो होगा कंप्यूटर के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर आती कहाँ कहाँ है। कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगी आरआरबी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, पीओ क्लर्क दोनों में, मेंस में, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगी आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। इन दो एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। बिल्कुल क्रिस्प नोट्स लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने से मतलब है। जितने लेवल का क्वेश्चन आता है उतने लेवल तक ही पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टोटल ये 10 से 11 या 12 लेक्चर्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे और छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। और जितने पॉइंट्स मैं दिखाऊंगा वो सारे पॉइंट्स आपको करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी छोटे नोट्स और काफ़ी क्रिस्प नोट्स लेके आया हूँ, उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। तो चैप्टर 1 में हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री कंप्यूटर्स की और उनके हार्डवेयर और हार्डवेयर्स के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया कहाँ से, ठीक है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से, या दूसरा कंप्यूटर वर्ड जिस भी वर्ड से आया वो कौन सी लैंग्वेज थी, ठीक है। पहले का हो सकता है कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया, कंप्यूटरे, ठीक है, कंप्यूटरे से आया है हमारा कंप्यूटर वर्ड। और दूसरा वो क्या लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज थी लैटिन। तो इसी से हमारे दो निकल जाते हैं कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसका असली वर्ड था कंप्यूटरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर के कितने स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 4 स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्या है वो? एक है इनपुट, एक है आउटपुट, एक है प्रोसेस और एक है स्टोरेज, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। स्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर के जो 4 बेसिक काम है वो क्या काम है। एक उसमें होता है इनपुट जाता है कंप्यूटर में, वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। एक आउटपुट वो आपको डिस्प्ले कर देता है और एक अपनी मेमोरी में वो स्टोर कर देता है कि इन फ्यूचर अगर आपको फिर से वो आउटपुट देखना हो तो वो आपको स्टोरेज में से ही दिखा दे, ठीक है। तो ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर हैं कंप्यूटर के। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने वॉच देखी होगी, ठीक है। वॉच तो आपने सबने देखी होगी, घड़ियां तो हर कोई पहनता ही है। एक होती है सुई कांटे वाली घड़ी। डिजिटल में आपको टाइम कैसे दिखेगा, 11:30, ठीक है। जब 1 मिनट हो जाएगा फिर वहाँ पे आ जाएगा 31। और एनालॉग में कैसे दिखते हैं, ऐसे सुई, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बने होते हैं और सुई और कांटे होते हैं उसमें। तो ये आगे एनालॉग और दूसरा आ गया डिजिटल। तो यही होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड आ गया नए किस्म का हाइब्रिड। आजकल हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी चले हुए हैं। वो क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया जितना हमसे पूछा जाएगा हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर की रेंज क्या है। ये थे टाइप्स, ये है रेंज, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 5 आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर की रेंज है। शुरू करते हैं एम्बेडेड। सबसे पहले आता था एम्बेडेड। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लोएस्ट प्रोसेसिंग किसकी होती थी, वो होती थी एम्बेडेड की। फिर आगे माइक्रो कंप्यूटर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो हम अपने लैपटॉप्स या फिर जो घर पे पीसी लगाए होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो कौन से वाले रेंज होती है, वो होती है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो और मिनी में हमेशा यही कन्फ्यूजन रहती है कि जो हमने घर पे पीसी लगाए हुए हैं वो माइक्रो होते हैं या मिनी होते हैं। तो याद रखना जो हम घर पे लगाते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ से आपको एक फुल फॉर्म भी मिल गई, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ गया मिनी कंप्यूटर। अब इसमें क्या होता है, लार्ज डाटा को, सबसे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं, पर इन दोनों के कंपैरेटिव ये जो एम्बेडेड और माइक्रो कंप्यूटर है इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोसेस को ये ज़्यादा डेटा को ये प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये और ज़्यादा बड़े डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि बैंक्स में देख लीजिए कितने सारे कस्टमर होते हैं और उनका डेटा होता है, लाइक उनका नाम, फिर उसके बाद सन ऑफ, ठीक है, उसके बाद उसका केवाईसी में आता है पैन, आधार, ये सब डला होता है, उसने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं वो सब की इंफॉर्मेशन होती है। आप किसी भी बंदे की किसी भी डेट की ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मन कर रहा है कि ये अकाउंट जो है 2012 में खुला है, तो 2012 में दिसंबर में 22 तारीख को इसने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, वो इन्फॉर्मेशन भी कंप्यूटर में लोडेड होती हैं। तो इतने ज़्यादा जो
डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो मेन फ्रेम होते हैं। फिर आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। एक सीधी सी बात, जो सबसे ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता होगा वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगा। ठीक है, तो ये तो आप लगा लो अपने दिमाग में, ये चीज़ बिठा लो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट होगा सुपर कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता होगा, और ज़्यादा तो कर ही सकता होगा, उसके साथ वो फास्ट भी कर लेगा। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास 5 रेंज। फिर से बता देता हूँ, एम्बेडेड सबसे छोटा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, माइक्रो कंप्यूटर जो हम घर में यूज़ करते हैं जिनको पीसी भी कहते हैं, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम जो हम बैंक्स, गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट या फिर एयरपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। तो 5 आगे हमारी ये रेंज। तो अब सुपर कंप्यूटर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वर्ल्ड का यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे के, CRAY क्रे के। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे पहला था। इंडिया का सबसे पहला कौन सा था? परम 8000। परम वर्ड तो आपको याद रखना ही है, जो इंडिया के होंगे उसमें परम वर्ड तो होगा ही। आपने आगे की चीज़ देखनी है, वो है 8000। ठीक है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो वेदर फॉरकास्टिंग करने में सक्षम रहा था, ठीक है, वो था मिहिर। सबसे पहला कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था 8000, और जो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज हुआ था वो था मिहिर। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन कम्स फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, सिद्धार्थ। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, सिद्धार्थ। फिर आता है इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, 2020 की बात चल रही है, तो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है? परम सिद्धि। देखो, परम तो आपका वहां पे रहना ही रहना है, आपको बस आगे का नाम याद रखना है, परम सिद्धि। ठीक है, उसके बाद एक और आता है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये 2020 की बात चल रही है, अभी तक जो आया है सबमिट बाय यूएसए। एक बार आप इस चीज को, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, ये जो 6th क्वेश्चन है इसको एक बार चेक कर लेना। एक फगुको भी है, ठीक है, फगुको है जापान का, तो ये चीज़ आप चेक कर लेना कि समिट लेटेस्ट है या फिर फगुको लेटेस्ट है। ये मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा है फिलहाल के लिए? तो समिट है या फगुको है, वो आप देख लेना। सुपर कंप्यूटर का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? नंबर क्रंचियर। ठीक है, ये चीज़ें तो ये भाई आपको सीधा सीधा रटनी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको एक ही उस PDF में बना के, एक ही स्लाइड में बना के दे दिए हुए हैं, ये आपको रटनी है। मैंने आपको एक ही स्लाइड में ऐसे बना दिया कि कंप्यूटर का पहला कौन सा है, इंडिया का पहला कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है वर्ल्ड का, और लेटेस्ट कौन सा है इंडिया का। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर वो होती है फ्लॉप्स में, और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी नीचे दी गई है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये जो पूरा पेज है, ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन आपको रटने हैं। अब आ जाता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, सबसे पहली बात की हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर वो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन, वो भी एक हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम कंप्यूटर की टच कर पा रहे हैं वो सब हार्डवेयर है। ठीक, अब हार्डवेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक है इनपुट डिवाइस, एक है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? वो चीज़ें जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पे एक अल्फ़ाबेट डिस्प्ले कराना चाहते हो N, या फिर चलो पूरा का पूरा वर्ड ही डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जैसे लगा लो आप नितेश, ये एक वर्ड है जो आप अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा। किसके थ्रू दोगे? कीबोर्ड के थ्रू दोगे। पहले आप N दबाओगे, फिर आप I, फिर T, फिर E, फिर S, फिर H। यानी कि आपने कंप्यूटर को कमांड किसके थ्रू दी? कंप्यूटर को कमांड दी आपने कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड आ गया हमारा इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू आपने कंप्यूटर को जो कमांड दी है, और उसने इन रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पर ये वर्ड डिस्प्ले करा दिया। तो जो कंप्यूटर आपको दिखा रहा है, जो कंप्यूटर आपको एज ए रिजल्ट दे रहा है, वो होगा आउटपुट, और जिस चीज के थ्रू वो रिजल्ट आ रहा है वो आपको आ जाएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो, आउटपुट डिवाइस वो जिसके थ्रू आपकी दी हुई कमांड का कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप किसी भी, जैसे एक फोल्डर ही खोलना है, तो फोल्डर को खोलने के लिए आप क्लिक करोगे,
तो क्लिक आपने किसके थ्रू किया, माउस के थ्रू किया। आपने कंप्यूटर को कमांड दी कि इस फोल्डर को खोलने के लिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, एज ए रिजल्ट वो अपना फोल्डर खोल के आपको मॉनिटर पे दिखा देगा। तो मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस हो गया हमारा माउस। तो यही है बेसिक इनपुट डिवाइसेस का। तो मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल में होता है टच स्क्रीन। अच्छा, अब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी आता है। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन जो है बेसिकली तो वो स्क्रीन ही है। अगर आप अपने मोबाइल पर किसी भी ऐप को टच करते हो, इंस्टाग्राम लगा लो, इंस्टाग्राम को टच करते हो तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है। अब जब वो इंस्टाग्राम ओपन होता है तो वो कहाँ ओपन होता है? आपकी ही स्क्रीन पर ओपन होता है। तो देखा जाए तो आपकी मोबाइल स्क्रीन आउटपुट भी है, क्योंकि आपने जो उसको कमांड दी वो आपकी मोबाइल स्क्रीन ने ही दिखाई। और मोबाइल स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल स्क्रीन पर ही टच किया, अपनी कमांड जो है मोबाइल स्क्रीन पर ही दी और उसने वो आपकी कमांड एक्सेप्ट करके आपको रिजल्ट दिखाया। तो मोबाइल जो टच स्क्रीन है ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। इसको लेके थोड़ा सेंसिटिव रहना। बाकी मुझे लगता नहीं है टच स्क्रीन के बारे में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। फिर आ गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो होता है माइक, जिसको हम कहते हैं ना माइक। आप उस पर कुछ बोलते हो और वो रिकॉर्डिंग करता है या जो भी करता है, किसी कॉल, जब आपने कॉल मिलाई हुई है आप बोलते हो तो सामने वाले को सुनाई देता है। वो किसके थ्रू होता है? आप इनपुट कहाँ देते हो? आप देते हो माइक में। अब यहीं से देखिए कि अगर माइक इनपुट है, ठीक है, माइक में आप बोलते हो तो आपको सुनाई कहाँ से देता है? सुनाई आपको देता है स्पीकर से। तो स्पीकर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, कैसे रिलेशन निकल रहे हैं। बार कोड रीडर वो भी इनपुट है क्योंकि वो स्कैन करता है। ठीक है, जो भी चीज़ स्कैन करती है वो इनपुट ही होगी। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर आ गया एक, OMR। OMR की आपको फुल फॉर्म आ सकती है, तो आप OMR को पे फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आ गया कैमरा, क्योंकि आप फोटो क्लिक करते हो, फिर वो फोटो जो है आपके कैमरे में स्टोर हो जाती है और वो आपको कैमरे की स्क्रीन के थ्रू डिस्प्ले होती है। तो कैमरे की स्क्रीन आ गई आउटपुट और कैमरा एज इन होल आ गया इनपुट। ठीक है, और लास्ट आ गया लाइट पेन। ये आप इनपुट डिवाइस याद कर लीजिए, नीचे मैंने आउटपुट डिवाइस दिए हुए हैं, ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें नंबर की और अल्फ़ाबेट की तो आपको सीधा सीधा पता चल गई कौन सी होंगी। अल्फ़ाबेट वो जिन पे ABCD वगैरह लिखा होगा, नंबर कीज़ वो जिनमें 1 2 3 4 लिखा होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। नंबर कीज़ और अल्फ़ाबेट कीज़ तो आपको सीधा सीधा पता चल गई। फिर आती है हमारी नेविगेशन की। नेविगेशन क्या होता है? आप अब देखिए गूगल मैप्स जो है वो क्या है? नेविगेशन है। क्यों? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जो बच्चे गेम्स वगैरह खेलते होंगे उनको पता होगा, जैसे रेसिंग गेम खेल रहे हो आप, तो गाड़ी जब चलाते थे तो आपको फॉरवर्ड जाने के लिए आगे का एरो, ब्रेक मारने के लिए पीछे का, राइट और लेफ्ट जाने के लिए राइट लेफ्ट वाले एरो। तो इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेविगेशन कौन से होंगे? जो एरो कीज होती हैं, जो ऐसे बनी होती है ना कंप्यूटर पे, ये चारों कीज बनती हैं हमारी नेविगेशन कीज। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ नेविगेशन कीज हमारी कितनी है? तो 4 हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आगे फंक्शन कीज। फंक्शन आपको पता चल गया, F1 से लेके F12 तक जो भी कीज होती हैं वो फंक्शन कीज होती हैं। फिर आती हैं लॉक कीज, कैप्स लॉक और नम लॉक, बस यही 2 कीज होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कैप्स लॉक जब आप दबाओगे तो जो A अल्फ़ाबेट ऐसे दिख रहा है वो A अल्फ़ाबेट ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, और जब तक आप कैप्स लॉक को ऑफ नहीं करोगे, आप जितने भी अल्फ़ाबेट टाइप करोगे वो बड़े ही दिखेंगे, ABCD ऐसे। जब आप कैप्स लॉक ऑफ कर दोगे तो ये BCD ऐसे करके दिखने लगेंगे। और नम लॉक क्या होता है? नम लॉक आपको पता है हमारा कीबोर्ड होता है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी नंबर की कीज़ 1 से लेके 9 तक, है ना, और यहाँ ऊपर होती है हमारी फंक्शन कीज़ एंड ऑल। यहाँ 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं और इनके नीचे हमारी जो मेन आ जाती है स्पेस बार और हमारा अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स एंड ऑल जो भी है वो सब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आपको नंबर्स कहाँ कहाँ दिखते हैं? एक इस पोर्शन में और एक इस पोर्शन में, राइट। इस पोर्शन वाले नंबर्स तो आपको हर टाइम एक्सेसिबल होते हैं, आप जब भी दबाओगे। अब अगर आपने 1 दबाया आपको स्क्रीन पे 1 दिख जाएगा। पर ये वाला जो पोर्शन है हमारा, अगर आपको इन पे बनी हुई कीज को एक्सेस करना है तो आपको नम लॉक ऑन करना ही करना पड़ेगा। सो यहाँ वाली कीज को एक्सेस करने के लिए आपको किस बटन को दबाना है? नम लॉक को। ठीक है, आई होप आपको कैप्स लॉक और नम लॉक में भी डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद आता है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज क्या क्या होती हैं? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, टैब, ये होती है मॉडिफाई कीज। फिर आ जाती हैं होम की।
होम आपको दिख रहा है, आपको होम से ही पता चल रहा है जहाँ से आप निकलते हो। जैसे सुबह सुबह आप अपने घर से कहीं के लिए निकलते हो, अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए, जहाँ आप शाम को वापस आते हो वो होता है आपका घर। तो होम की से आप ऐसे याद रख लीजिए कि जहाँ से आपने किसी भी चीज़ के लिखने की शुरुआत की, कंप्यूटर में तो टाइपिंग ही होगी करोगे आप, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन की लिखने की शुरुआत की, अगर आपको वापस उस लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की वहाँ पर अगर आपको वापस जाना है तो होम की। एंड की, जितना भी आपने लिखा है, ठीक है, उसके एंड तक जाना है तो एंड की। फिर पेज अप, पेज अप को आपको सामने पता चल रहा है कि पिछले पेज पे ले जाएगा, और पेज डाउन आपको सीधा पता चल रहा है कि नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। पेज अप यानी ऊपर वाला पेज यानी पिछला पेज, पेज डाउन यानी नीचे वाला पेज यानी अगला पेज। तो पेज अप और पेज डाउन खुद को खुद ही डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट चीज आ गई बेसिक क्वेश्चन, विच की वी यूज टू सिलेक्ट ओके ऑन स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी काम किया है, जैसे आ गया आपने एक वर्ड पैड पे एक फाइल बनाई है, ठीक है, उसके बाद आपको सेव करना है। तो जैसे ही आप क्रॉस करने तो उससे पहले आता है ऐसे एक बॉक्स आता है, उधर आता है डू यू वांट टू सेव द डेटा, यहाँ पर आता है यस, यहाँ पर आता है नो। तो यस पे ना ऐसे ऐसे करके एक हाईलाइट बना होता है अगर आपने सेव करना होता है डेटा। इस हाईलाइट को सिलेक्ट करने के लिए अगर आप माउस यूज नहीं करना चाहते, आप सीधे एंटर की दबाओगे तो इसका मतलब है कि आपने इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, यानी ओके कर दिया इस वाले बॉक्स को। तो कौन सी की है जो ओके एज ए ओके काम करती है, वो है एंटर की, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच की इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन की। तो वो आती है शिफ्ट की। शिफ्ट की कौन सी होती है, मॉडिफायर की, अभी 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 पढ़ाया जस्ट मैंने, ठीक है। शिफ्ट की होती है मॉडिफायर की, और उसको कॉम्बिनेशन की क्यों कहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास होते हैं कंप्यूटर में ऐसे नंबर्स होते हैं, मैंने जो आपको बताया, जिनको एक्सेस करने के लिए हमें नंबर लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो ऊपर होते हैं वो ऐसे होते हैं। इन्हीं नंबर्स पे सिंबल्स भी बने होते हैं, ठीक है, इन्हीं नंबर्स पे हमारे पास सिंबल्स भी बने होते हैं। तो अगर इन सिंबल्स को एक्सेस करना है, अगर हम ऐसे नॉर्मल 1 दबाएंगे तो स्क्रीन पे हमें 1 ही डिस्प्ले होगा, पर 1 के साथ अगर ये वाला सिंबल बना है तो इस सिंबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट को दबाएंगे। तो शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन दबाया और फिर ये वाला बटन हमने दबाया तो हमें ये सिंबल दिखा। शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन और इस की के कॉम्बिनेशन से हमें ये वाला सिंबल दिखा, इसीलिए हम शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की कहते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, कैप्स लॉक और नम लॉक को क्या कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक जो है लॉक कीज कहते हैं ना इनको हम। इसके अलावा इसका और क्या नाम होता है, इसको कहते हैं टॉगल कीज। तो आपको सीधा भी ये कह सकते हैं कि जो हमारी लॉक कीज होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम है टॉगल कीज। उसके बाद आ गया ऑप्टिकल स्लैश लेजर माउस कब इन्वेंट हुआ था और किसने इन्वेंट किया था। ये इन्वेंट हुआ था 1999 में, और इसको इन्वेंट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। आपको पता है 2 टाइप के माउस थे। जो पुराने माउस थे उसमें बॉल होती थी नीचे, ठीक है। बड़ी बार हमने तो अपने भाई स्कूल के कंप्यूटर के माउस तोड़ के उनमें से बॉल्स भी निकाली हुई हैं, ठीक है, कन्फेशन पर आजकल जो माउस आ रहे हैं वो होते हैं लेज़र वाले। लेज़र वाले यानी उनके नीचे एक लाइट होती है, ठीक है। आजकल तो बड़ी वो टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो वायर्ड आते थे, ये जो लेज़र माउस है ये वायर्ड आते थे, आजकल तो वायरलेस आ जाते हैं। सीधा उनमें एक सेल डालो और उसको ऑपरेट करना शुरू कर दो, ठीक। तो पहले पहले आते थे ट्रैक बॉल्स वाले, ये जो बॉल होती थी इसको कहते हैं ट्रैक बॉल, ठीक है, जो पहले पहले माउस में आती थी। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि अब ये ओल्ड कंसेप्ट हो गया हुआ है। आजकल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेज़र। और लेज़र कब इन्वेंट हुए, 1999 में माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। अब आ जाता है माउस का कंसेप्ट, जो अभी मैं बता ही रहा था जस्ट, माउस का कंसेप्ट भी आ गया। माउस क्या है, एक GUI डिवाइस है। आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि GUI की फुल फॉर्म क्या है, वो मैंने आगे लिखी हुई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक बार फिर सुन लो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सारी फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। सारी नहीं पूछी जाएंगी, फिर तो फुल फॉर्म्स में ही सारा निकल जाएगा, पर कोई भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। 1 से 2 मार्क्स की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म को बिल्कुल भी ऐसे लीनियंट होके मत लेना। नेक्स्ट चीज आ गई, द बॉल यूज्ड इन ओल्ड माउस इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी पहले पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कर्सर एंड पॉइंटर, जो मेरा बचपन से एक भ्रम था कि इसको हम कर्सर कहते हैं, वो मेरा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद टूटा था।
ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एरो दिख रहा है या फिर ये जो हाथ दिख रहा है या फिर और भी बड़े डिजाइन होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंटर्स। मैं बचपन से इनको सोचता था कि इसको कर्सर कहते हैं, पर इनको कहते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, ये जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस दिखता है, जब हम माउस को हिलाते हैं और उसकी भी पोजीशन हिलती है, इन सबको कहते हैं पॉइंटर्स, इनको कर्सर नहीं कहते। और ये जो है, जब हम कोई सेंटेंस लिखना लगते हैं उससे पहले ऐसे ऐसा बना होता है ना, जो ब्लिंक कर रहा होता है हर टाइम आपका कोई भी अल्फाबेट या फिर वर्ड लिखने से पहले, इनको कहते हैं हम कर्सर। तो जिनको ये पहले से पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं, मेरे जैसे बंदे जिनको लगता था कि ये कर्सर है, तो उनका ये कंसेप्ट भी आज क्लियर हो गया कि इसको हम कहते हैं पॉइंटर, इसको हम कहते हैं कर्सर। फिर आ जाता है बार कोड्स और क्यू आर कोड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि क्यू आर की फुल फॉर्म क्या है। क्यू आर की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, क्विक रिस्पॉन्स। अब ये क्या चीजें होती हैं? बार कोड्स, देखो आपने सुना होगा कि बड़ी बार इंग्लिश में लिखा होता है बिहाइंड द बार्स। किसी बंदे को जब जेल में डाल देते हैं तो कहते हैं बिहाइंड द बार्स, ही इज बिहाइंड द बार्स, यानी वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो सलाखें होती है ना ऐसे ऐसे, एक सेल, एक कमरा होता है जिसमें सलाखें लगी होती हैं ऐसे ऐसे, जिसको सन्नी देओल तो ऐसे ही खोल देता है, ठीक है, बाकी लोग नहीं खोल पाते। तो बार्स का मतलब ऐसे लाइंस होंगी, उसको हम कहेंगे बार्स। तो इधर आपको दिख रहा है लाइंस, तो इससे आप बता सकते हैं कि बार कोड्स कौन से होंगे। बार कोड्स होंगे ये जहां हमें ऐसे ऐसे लाइंस दिख रही हैं। नेक्स्ट आते हैं क्यू आर कोड्स। मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, क्यू आर की है क्विक रिस्पॉन्स। और ऐसे पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स, ये जो दिख रहे हैं ना, ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इसके ब्लॉक्स के पैटर्न्स को हम कहते हैं क्यू आर कोड्स, और लाइंस के पैटर्न को हम कहते हैं बार कोड। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या है? सबसे पहले तो मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करता है। पहली चीज आ गई। नेक्स्ट, कितने टाइप के मॉनिटर थे? कैथोड रे, सीआर, इनकी फुल फॉर्म याद कर लो भाई। फुल फॉर्म मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की फुल फॉर्म लिखी है। सीआरटी की है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी की है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की है लाइट एमिटिंग डायोड, टीएफटी की है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अभी लेटेस्ट यही टीएफटी फिल्म्स ही चल रही हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया मोनोक्रोम। मोनोक्रोम जो मॉनिटर है उसमें कितने कलर्स एक टाइम पे दिख सकते हैं? तो 256 कलर्स जो है वो एक टाइम पे मोनोक्रोम मॉनिटर में दिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक इमेज जो कि मॉनिटर पर बनती है, ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ डॉट्स से बनती है। उन डॉट्स को क्या कहा जाता है? उन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल्स, ठीक है। आपने देखा होगा जो अब कहते हैं कि मेरा जो फ़ोन है भाई 40 मेगापिक्सल की उसका कैमरा है, तो मेगापिक्सल यानी कि यही पिक्सल्स की बात चल रही है। कितने डॉट्स से एक इमेज बन रही है उसको कहते हैं पिक्सल। तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये होते हैं पिक्सल्स। नेक्स्ट आते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स सबसे पहले कौन से डिवाइस होते हैं? प्रिंटर होते हैं आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो भी आप इसको कमांड देते हो ये उसको प्रिंट करते हैं एक पेज पर और एज ए आउटपुट आपको दे देते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। अब इसमें आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नीचे वाला आप करो या ना करो ये कम ही पूछा जाता है, पर ये तो आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। आपको ऐसे दे देंगे कि डॉट मैट्रिक्स दे दिया, ये जो है डॉट मैट्रिक्स, फिर यूवी दे दिया, फिर थर्मल दे दिया, फिर इंकजेट दे दिया, ठीक है, और नीचे लिख दिया नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन होगा कि इन 5 में से, नन ऑफ दीज छोड़ो, इन 4 में से कौन सा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनमें से कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट है और कौन से नॉन इम्पैक्ट है। अगर आपको पता होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स है तभी आप इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। और मैं आपको ये फिर से कह रहा हूँ, ये श्योर शॉट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ये पढ़ लो कि ड्रम, चेन, बैंड, लाइन, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील्स, ठीक है।
ड्रम, चेन, बैंड, लाइन, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील्स, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। एक इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि डी से जितने भी हैं, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये हैं सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेजर, इंकजेट, इंकलेस, यूवी और थर्मल। जहां पर इंक का मेंशन कर रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट आ गए। ठीक है, यूवी, थर्मल और लेजर तो आपको पता है ये तीनों चीजें एक दूसरे से मैच करती हैं कि यूवी रेज होती हैं, थर्मल रेज होती हैं, और लेजर तो ऐसे ही रे है, एक जैसे लेजर मारते हैं किसी पे मूवीज में देखते हैं लेजर मारा और धमाका हो गया, वो भी एक रे ही होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिनमें इंक लिखा है और जिनमें ये रेज की बात चल रही है, यूवी, थर्मल, वो है नॉन इम्पैक्ट। और जिसमें डी आते हैं, ठीक है, डी वो है इम्पैक्ट। उसके अलावा चेन, बैंड और लाइन भी जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। उसके बाद आ जाते हैं कि स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेयर्ड इन। तो यहाँ पर आपके पास 3 उसके यूनिट्स हैं। एक है पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकंड। तो ऐसा आ सकता है कि हो सकता है आपको कैरेक्टर पर मिनट दे दिया हो ऑप्शन में, कैरेक्टर पर और दे दिया हो, कैरेक्टर पर सेकंड दिया हो, और एक दिया हो पेज पर सेकंड। तो बताओ भी इन चारों में से कौन सा है जो प्रिंटर की जो स्पीड है उसको मेयर करता है। तो अगर आपको पता होगा कि सेकंड किस में यूज हो रहा है और मिनट किस में यूज हो रहा है, आप तभी इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो सेकंड सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही है जिसको सेकंड में मेयर किया जाता है। बाकी दोनों जो क्वांटिटीज है यानी कि लाइंस पर मिनट और पेज पर मिनट जो है वो मिनट में कंपेयर, मतलब उनकी मिनट में कैलकुलेशन होती है। सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर की जो होगी वो सेकंड में होगी। ये थी प्रिंटर की स्पीड। प्रिंटर की रेजोल्यूशन भी होती है। स्पीड और रेजोल्यूशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेजोल्यूशन होती है डॉट्स पर इंच। जैसे एक स्क्रीन पे जो इमेज आती है उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, पिक्सल, मैंने अभी पीछे बताई। वैसे ही प्रिंटर का जो पेज निकलता है उसकी भी एक रेजोल्यूशन होती है। वो किस पे होती है, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई हैं कुछ, इसे आप फुल फॉर्म भी कह सकते हैं और इनके छोटे छोटे फंक्शंस हैं, तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ गया एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म तो हर किसी की इंपॉर्टेंट है भाई, फुल फॉर्म तो आपको सबकी करनी है। तो एसएमपीएस आ गया स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको पता चल गया अगर ये पावर सप्लाई है तो ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती होगी। ठीक है, एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है वो होता है एसएमपीएस। BIOS आ गया आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि रोम में स्टोर्ड होती है। रोम मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए, ये इंस्ट्रक्शंस होती है जो रोम में स्टोर्ड होती हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में कनेक्शन करवाना है। तो आ गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, एक इंटरफेस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आपस में कॉन्टैक्ट करने के काम आता है। फिर आ गया रोम। रोम में क्या, ये इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होती हैं। रोम क्या आ गया, रीड ऑनली मेमोरी, जो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब इस चीज़ को आपने कैसे याद रखना है, एक स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप इसको ऑल्टर, इसको चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को पता है कि ये जो चीज़ आप रीड कर रहे हो इसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो कंप्यूटर उसको अपने पास परमानेंटली स्टोर करके रख लेगा, क्योंकि भाई इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई इसको चेंज करेगा तो मुझे एफर्ट मारना पड़ेगा, फिर मुझे नया वाला स्टोर करना पड़ेगा, पिछला वाला डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए जिस भी चीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है, कंप्यूटर उसको परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहा, वो उसी चीज को स्टोर कर रहा है जिसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। तो रीड ऑनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर कर रहा है। फिर रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे तो डाटा जो होगा वो
लॉस नहीं होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के सी फोल्डर में एक इमेज रखी हुई है, इमेज स्टोर की हुई है, अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो जो इमेज है वो तो तब भी उस फोल्डर में रहेगी, वो अपने आप डिलीट तो नहीं होगी। वहीं आप एक वर्ड पैड पे कुछ लिख रहे हो, ठीक है, अभी आपने इस फाइल को सेव नहीं किया, अभी आप लिख ही रहे हो, अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया, जब आप वापस कंप्यूटर ऑन करोगे ये जो डेटा है ये पूरा गायब हो चुका होगा, आपको फिर से मेहनत करके फिर से इसे बनाना होगा। तो वो चीज़ जो कंप्यूटर के अचानक से बंद हो जाने पर भी लॉस नहीं होती, वो आ गई, वो स्टोर होती है रीड ओनली मेमोरी में। और रैम में वॉलेटाइल चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी अधूरा काम चल ही रहा था और कंप्यूटर के बंद होते ही वो गायब हो गया, तो वो चीज़ें स्टोर होती है रैम में। प्रोग्राम्स करंटली एग्जीक्यूटिंग आर स्टोर, वही मैंने जो आपको बताया, जो अभी एग्जीक्यूट हो ही रही हैं पर अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया और वो लॉस होगी, तो वो स्टोर होंगी रैम में। रैम की फुल क्या है? फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कोई भी बंदा उसको मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई भी बंदा एक्सेस करता है तो वो उस पर पंगे करते रहेगा, वो डेटा को ऑल्टर कर देगा, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो कंप्यूटर जो है इसको परमानेंटली अपने अंदर स्टोर नहीं करता। रैम में जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, रोम में जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। फिर आते हैं हार्डवेयर, मैं आपको बता चुका हूँ हार्डवेयर क्या है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आ गई वो चीज़ें जिसको आप कंप्यूटर में एक्सेस तो कर सकते हो पर आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सुना होगा ड्राइवर्स। ड्राइवर्स होते हैं जैसे आप कुछ भी लोड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक माउस कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि आपने सिर्फ माउस की केबल यूएसबी वाले पोर्ट पे लगाई और माउस चल पड़ा, उसका बेशक ड्राइवर्स हो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड या ना हो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को, हर हार्डवेयर को रन करने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, जो कि उसमें कंप्यूटर के अंदर लोड होते हैं। ड्राइवर्स को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आती हैं सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, जो फोटोज़ वगैरह खींचते हैं उनको पता होगा एडोब फोटोशॉप, वो क्या है? एक एप्लीकेशन है, तो वो कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो कि प्री इंस्टॉल होते हैं या फिर जिनको एक्सटर्नल डिवाइस से इंस्टॉल किया जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, उनको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में एडोब विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं, जब कहते हैं ना कि अब मैं विंडोज़ 7 से बोर हो गया हूँ भाई, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, पेंट। अब आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर की हमने जस्ट बात की, सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स होती हैं। एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी। एप्लीकेशन से आपको समझ आ रहा है कि ऐप्स, जो भी हम ऐप्स इंस्टॉल वगैरह करते हैं, जो कि पब्लिक के या फिर यूज़र की डिमांड को फुलफिल करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल मेरा पेंट करने का मन है, तो पेंट करने के लिए स्पेशली पेंट एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। इसका काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ पेंट करना। ठीक है, मेरी डिमांड है कि पेंट करना है, तो उस एप्लीकेशन का काम होगा सिर्फ और सिर्फ पेंट करना, वो उसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बनाए होते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, जिसमें आप स्लाइड्स, जैसे जो मैं बना रहा हूँ ये पावर पॉइंट ही है, इसमें मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ ना, तो ये पावर पॉइंट ही है। MS ऑफिस, ये सब हो गए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को, मैंने बताया था जैसे ड्राइवर्स, हर चीज़ को चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, तो वो क्या आएंगे? वो आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फिर आ गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एनालाइज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और कंप्यूटर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो कौन होगा? एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल्स हो गई, ये सब आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। सो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी ख़त्म होते हैं। हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच हो गया, तो आई गेस इसे यहीं पर एंड करना थोड़ा ठीक होगा। कल हम करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ जो कि पढ़ लेनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और हिस्ट्री, और उसी के साथ हमारा एंड हो जाएगा कल का टॉपिक भी और हमारा ये चैप्टर भी। कल का टॉपिक थोड़ा छोटा होगा क्योंकि आज हमने थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच लिया हुआ है। थैंक यू सो मच।